अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। सो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या हैं, ये आपके पास एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि टाइम डिपेंडेंट जो आपके पास डेटा होता है उसको स्टडी करता है। ठीक है। सो इसके अंदर आप क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ठीक है, वेरिएशन ओवर टाइम देख लेते हैं। और उसके अंदर आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यूज़ को इस मेथड के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो गाइस इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। एक को आप सिंपल ट्रेंड कहते हैं। ठीक है। एक है साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है। एक है सीजनल वेरिएशन और एक है इरेगुलर वेरिएशन। ओके। नाम से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ट्रेंड जो है ये आपको किसी भी चीज़ जो डेटा होगा उसका ट्रेंड बता रहा होगा कि ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ओवर द टाइम। सही है ना। लॉन्ग टर्म एक तरह से आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ओवर टाइम सीरीज। जैसे कि सिंपल ये एक्सपोर्ट का आपको डेटा गिवन है, तो इस लाइन को देख के आप बता सकते हैं ट्रेंड जो है ओवर टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह गाइस इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्म्स 1981 से 2011 के बिटवीन आप देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हैं टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको आप क्या कहते हैं, द ट्रेंड भी कह सकते हैं और सेकुलर ट्रेंड्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जस्ट आप डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है ट्रेंड या फिर डिक्रीज हो रहा है। दूसरा साइक्लिकल वेरिएशन। अब इसके अंदर आपको एक बार साइक्लिकल नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि एक ख़ास टाइम के बाद आपके पास जो क्या कहते हैं अपना वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो राइज एंड फॉल ओवर द टाइम लॉन्गर देन 1 ईयर ये भी कह सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि देखें एक टाइम के बाद जो आपके पास रिपीटिशन होना शुरू हो गई है, फिर से उसी तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है जो एक वक्त से पहले आपको देखने को मिल रहा था। ये आपके पास होता है साइक्लिकल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन। ठीक है। सो सीजनल वेरिएशंस के अंदर आप जो होता है आपके पास ये आपका थर्ड कंपोनेंट है। ठीक है। इसको में आप सीजनली चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी कि जो चीज़ें जो आपके पास जो चेंज हो रही हैं मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस के ऊपर चेंज हो रही होती हैं। तो इस तरह की वेरिएशन जो होती है वो सीजनल वेरिएशन में हम स्टडी करते हैं। ओके। जिस तरह से देखें ये आपके पास डेटा है, क्वार्टरली आपको डेटा गिवन है 2011 का, 2012 का, 2013 का। ठीक है। और फिर इसको हमने इस तरह से स्टडी किया है। तो यहाँ से भी आपको देखें आपको कंपोनेंट ऑफ टाइम से इसका आइडिया हो सकता है। जस्ट आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है और ये आपके पास सीजनली ट्रेंड है। ठीक है। सो जैसे से एक सीज़न जो है वो 4th मंथ के ऊपर रिलाई कर रहा है, ये आपके पास सीजनली ट्रेंड है। ठीक है। और अगर आप ये देखें तो ये साइक्लिकल ट्रेंड है। इस पॉइंट के बाद ये देखें एक साइकिल आपका पूरा हो गया, यहाँ से ट्रेंड अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। सही है। इसके बाद से देखें दोबारा से वही आपके पास ट्रेंड आ गया। तो एक ख़ास पीरियड्स के बाद आपके पास ट्रेंड के अंदर रिपीटेशन आना शुरू हो जाती है, तो ये आपके पास कहलाता है साइक्लिकल ट्रेंड। और डेफिनेटली इरेगुलर ट्रेंड, इसके अंदर आपको कोई ख़ास तरह का पैटर्न नहीं मिलता। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर ज़्यादा होती हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन सीजनल वेरिएशन। सो सीजनल वेरिएशंस के अंदर आपने क्या करना है, डिटरमाइन 3 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्शन सीरीज और प्लॉट बॉट ओरिजिनल डेटा एंड मूविंग एवरेज डेटा। ठीक है गाइज। अब हम ये करते हैं, हम करते क्या हैं, 3 ईयर मूविंग एवरेज लेते हैं और फिर हम उसका ओरिजिनल डेटा भी प्लॉट करेंगे और जो हमने मूविंग एवरेज निकाला है वो भी प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मूविंग एवरेज लेने से हमें फ़ायदा क्या होता है? तो बेसिकली जब आपके पास कोई डेटा होता है तो मे बी उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो। फ्लक्चुएशन किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से जब हमारे पास कोविड आया
तो हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिज़िकल शॉपिंग्स हम लोग नहीं किया करते थे, ज़्यादा ऑनलाइन ही किया करते थे। ठीक है, यानी कोई भी इवेंट ऐसा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाए। तो जो ये मूविंग एवरेज होता है ये एक तरह से आपको डेटा को अंडरस्टैंड करने में और उसकी फ्लक्चुएशन रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज लेते हैं और ट्रेंड को थोड़ा सा हम समझते हैं। सही। अब मैं इसको 3 ईयर मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। ठीक है, 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए मैं तो ये हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। ठीक है, ये तो ईयर आ गए आपके पास। सही है, और फिर नंबर प्रोड्यूस जो हुए हैं वो आपके पास हो गया है 2, 6, 4, 5, 3, 10। ठीक है गाइस, अब मुझे क्या करना है, मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है, सो मूविंग एवरेज के लिए 3 ईयर मूविंग एवरेज, इसको मैं मूविंग एवरेज लिख लेता हूँ। और यहाँ पर एक हम और लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, सो मूविंग एवरेज के लिए 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो पहले ये इन 3 लाइन्स का हो जाएगा। ठीक है, फिर इन 3 ईयर का हो जाएगा, फिर इन 3 ईयर का हो जाएगा, और फिर लास्ट में इन 3 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, लें फिर एवरेज लें, ये हो जाएगा 2 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसको, ये आपके पास है एयर, और इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल वाई। तो मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास, 3 ईयर मूविंग एवरेज y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास हो जाएगा 6 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह आपके पास हो जाएगा 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 3। इससे आपके पास हो जाएगा 5 + 3 + 10 डिवाइडेड बाय 3। गाइज अब आपके पास जो है वैल्यूज़ बाकी हैं ही नहीं कि अगर आप उसका 3 ईयर फर्दर मूविंग एवरेज ले सकें। तो अब जो भी वैल्यूज़ आ गई हैं हम वो लिख लेते हैं। दिस इज़ वैल्यूज़ 4, दिस 5.0, दिस इज़ अगेन 4.0, और दिस इज़ 6.0, क्यों 18 डिवाइड बाई 3 6.0। ठीक है, गाइज आपने लिखना कहाँ पर है, आपने सेंटर्ड एयर के सामने लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो इसका सेंटर एयर क्या होगा, ये होगा। जब आप इन 3 ईयर्स का एवरेज ले रहे हैं, इन 3 ईयर का एवरेज ले रहे हैं तो इसका सेंटर एवरेज ये होगा। इसी तरह जब आप इन 3 ईयर्स का एवरेज ले रहे हैं तो इसका सेंटर एयर जो होगा ना ये होगा। इसी तरह जब लास्ट में आपने इन 3 ईयर का एवरेज लिया तो इसका सेंटर एवरेज ये होगा। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो इस वजह से जब आप डेटा को ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना किस एयर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यूज़ आपने लिखनी है। एक तरह से मैं आपको और डॉटेड लाइन लगा के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यूज़ इसके सामने लिखनी है, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसके सामने आएगी वैल्यूज़, बाकी वैल्यूज़ तो सबसे पहली जो एंट्री है बस आपने उसी का ख्याल करना है। उसके बाद तो सारी वैल्यूज़ नीचे नीचे आती रहेंगी। ओके, तो मेरे पास ये आपके पास आ गया
4 5 4 6। ठीक है गाइज। सो जिन जिन एयर को असाइन करना है वो लिख दिया आपने। बस का ये काम इतना ही था। आसान टॉपिक है। इसमें जैसे आपने मूविंग एवरेज निकालना होता है और फिर उसको आपने एज क्वेश्चन में जैसे गिवन है कि बोर्ड डेटा को जो है आप क्या करें, ड्रॉ भी करें, तो हम इसे प्लॉट भी कर लेते हैं डेटा को। ठीक है। सो प्लॉट करने के लिए, क्योंकि सारा ये पॉजिटिव डेटा है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ क्या कर। सो आपके पास 2009 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो 2009 इस तरह से आपके पास 2010 2011 2012 2013 2014। ठीक है guys? और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास है 10, तो उसका मतलब ये मिडिल वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5। सो ये आपके पास देख लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप स्केल की हेल्प से कर देंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है। सो स्केल की हेल्प से ही आप लोग इसको प्लॉट कीजिएगा। अब 2009 पर अभी अगर मैं रियल डेटा ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं ग्रीन से करूँगा या ब्लू से कर लेते हैं। रियल डेटा में ब्लू से लिखा हुआ है तो ब्लू से कर लेते हैं। 2009 के बाद आपके पास टू वैल्यूज, तो ओके, एक पॉइंट्स आपके पास ये आ गया। 2010 पर आपके पास 6 वैल्यू है। 2000 ये आपके पास वैल्यूज आ गई है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो आप लोग स्केल से कीजिएगा। 2011 पर आपके पास 4 वैल्यू है, ये 4 वैल्यू। 2012 पर आपके पास 5 वैल्यू है। 2012 हो गया। 2013 पर आपके पास 3 वैल्यू है। 2004 आपके पास 10th है। ठीक है। सो गाइस मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जस्ट आप स्केल लें और मैच करते हैं। तो गाइस ये तो ओरिजिनल डेटा का ट्रेंड आ गया है। ठीक है। और अब हम जो हमारे पास मूविंग एवरेज आया है उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है। उसके लिए मैं ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। सो 2010 के क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, जस्ट मैं आपने ध्यान रखना है 2010 के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास वैल्यू है 4। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्रॉस लगाता हूँ मूविंग एवरेज के लिए। 2011 के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास वैल्यू 5 है। 2012 के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास वैल्यू 4 है। 2013 के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास वैल्यू 6 है। ठीक है स्टूडेंट। सो अब मैं इसको मैच कर लेता हूँ अपने स्केल से। सो गाइस ग्रीन लाइन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वो आपके पास है मूविंग एवरेज का प्लॉट। ठीक है। और जो आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रहा है वो है आपके पास ओरिजिनल डेटा का प्लॉट। बस क्वेश्चन आपके पास बस इतना था, आसान था, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मूविंग एवरेज निकालें और फिर उसको प्लॉट कर दें अगर आपसे पूछा गया है तो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 3 ईयर मूविंग एवरेज जो है आपका वो इंडिकेट करा स्मूथ अपवर्ड ट्रेंड इन प्रोडक्शन बाय रिमूविंग
शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। सो नेक्स्ट आपके पास है फोरियर। ठीक है गाइस, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, फोरियर के अंदर अगेन मूविंग एवरेज निकालना तो आसान है। किस तरह से निकालेंगे आप? फोरियर से आप इनको ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप इन्हें ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप इन्हें ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप इन्हें ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप इन्हें ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप इन्हें ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसके बाद पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो 4 एयर मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, कि आप लिखेंगे किसके सामने। मैंने कहा था ना 3 एयर में, अगर आपको याद होगा, आपने सेंट्रल वैल्यू के सामने लिखना होता है। तो 2009, 2010, 2011, तो इसमें सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? 2010 है। तो इसके अंदर इसके सामने आपने वो जो हमारा मूविंग एवरेज आया था वो लिख दिया था। तो गाइस, आपके पास 4 एयर हो या 6 एयर हो या 8 एयर हो, तो उसमें आप किसके सामने लिखेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? इसके अंदर सेंट्रल वैल्यू तो ये वाली है, ऐसा ही है। जब आपके पास सेंट्रल वैल्यू ये वाली होगी, तो ये तो जो भी आपके पास मूविंग एवरेज आएगा, ना तो वो 2006 के सामने लिखा हुआ है, ना ही वो 2007 के सामने लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या है, जब आपके पास 4 एयर मूविंग एवरेज आ जाए, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है आपके पास 4 एयर मूविंग एवरेज आ गया, वो आपने सेंटर में तो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज लेना है। तो जब आपके पास एक दफ़ा 4 एयर मूविंग एवरेज आ गए, जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पास आ गए, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अगेन इन दोनों का एवरेज लेना है। जब इन दोनों का आप एवरेज लेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये वाली थर्ड वाली वैल्यू के सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये वैल्यू देखिए थर्ड वाले के सामने आ गई, ठीक है। 4 एयर मूविंग एवरेज लें, जब भी आपके पास 4 एयर 6 एयर या 8 एयर आएगा, तो आपको एक तरह से 2 दफ़ा एवरेज लेना होगा। एक दफ़ा तो आपको 4 एयर जो भी आपके पास क्वार्टरली, फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि क्वार्टरली एवरेज लें, तो आपने 4 एयर मूविंग एवरेज ले लिया। उसके बाद फिर आपने सेंट्रल वैल्यू लेना है हर 2 वैल्यू का, इन 2 वैल्यूज़ का, फिर आपने इन 2 वैल्यूज़ का, इन 2 वैल्यूज़ का, फिर आप लेंगे इन 2 वैल्यूज़ का, फिर आप लेंगे इन 2 वैल्यूज़ का। तो इन 2 वैल्यूज़ का जब आप लेंगे, तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल एयर के सामने आ जाएंगी। तो बस जब भी आपके पास क्वार्टरली मूविंग एवरेज होगा, या फिर आपके पास इवन यानी 6 ईयर 8 ईयर होगा, तो आपने एवरेज लेने के बाद फिर आपने उसका सेंटर्ड एवरेज लेना है, ताकि वो किसी ना किसी एयर के सामने आ जाए। तो इस केस में आपने देखा है कि ये वाली वैल्यूज़ जो है आपके पास 2007 के सामने आ गई। तो इसके बाद जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो इसके नीचे एक बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपने इसको ड्रॉ भी करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, लाजमी कर लीजिएगा इसको बेटा। ओके, तो गाइस मूविंग एवरेज इतना ही था, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि आपको ट्रेंड लाइन मालूम करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो है आपके पास, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन मालूम करना है। और किस मेथड से करना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड से करना है। एक्चुअली गाइस ये कोई नया मेथड तो है नहीं, ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपने कब किया है? ये आपने किया है लीनियर इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। जब लीनियर आपके पास होती थी y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। सो ये आपके पास लीनियर लाइन होती थी। ये जो मेथड कहलाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड कहलाता है, जिसके अंदर ए और बी के फार्मूले आपके पास इस तरीके से हों, ये बी फार्मूला और ये आपके पास ए का फार्मूला। सो जो हमने लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर लीनियर लाइन फाइंड आउट की थी, बिल्कुल उसी मेथड से हम ये फाइंड आउट करेंगे। बस इसके अंदर चेंज ही हो जाता है कि क्योंकि डेटा आपके पास टाइम डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर आपके पास बी की जगह आपके पास टी आ जाता है, ठीक है गाइज। सो अब हम करेंगे लाइन मालूम करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि हाउ मच सेल इंक्रीज ईच ईयर, ठीक है। और किस रेट से यानी चेंज हो रही है सेल। डेफिनेटली जो भी बी होगा हम कह देंगे इस रेट के हिसाब से सेल जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर फोरकास्ट कर देंगे 2016 के लिए, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन ये सॉल्व।
तो गाइस सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। ये आपके पास एयर का कॉलम आ गया, ये आपके पास सेल का कॉलम आ जाएगा यानी वाई का कॉलम आ जाएगा, और ये मैं खुद से कॉलम बना लूँगा टाइम का, यानी मैं उसकी कोडिंग कर दूँगा, और जो जो फॉर्मूले में चीज़ें मुझे चाहिए वो बना लेते हैं। सो ये एयर हो गया। तो एयर आपके पास है 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, और सेल जो है आपके पास, इसको मैं वाई कह देता हूँ, जाएगा 7, 10, 9, 11, 13। ठीक है। तो गाइज जिस तरह से आपको याद होगा कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक्स होता था, सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अगर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप खुद से कर लेंगे। अगर टाइम वेरिएबल्स आपको गिवन नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, उसे खुद से दे देंगे। फॉर एग्जांपल 2009 को मैं T1 कह देता हूँ, यानी फर्स्ट ईयर कह देता हूँ, और उसके बाद ये सेकंड ईयर को 2, इसको मैं 3, इसको मैं 4, और इसे मैं 5। ठीक है। और अगर आप अब देखें तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले बी मालूम करना है। बी के लिए मुझे टी टाइम वाई चाहिए, समीशन वाई इजीली फाइंड आउट कर लूँगा, समीशन टी भी इजीली फाइंड आउट कर लूँगा, और मुझे टी स्क्वायर चाहिए। ठीक है। तो ये दो कॉलम्स मुझे चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, दो कॉलम्स बना लेता हूँ। एक मैं टी स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, और एक टी टाइम वाई कर देता हूँ। तो टी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 16, दिस इज 25, ऐसे ही है। So this is 7, this is 20, 27, 44, 65। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक से किया है। तो इसको एक दफ़ा आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा, मुझे इनके समझ आए होंगे। ठीक है। सो जो आपके पास y का जो सम है, फिफ्टी, फिर से कर देते हैं, 50, और t जो है आपके पास 15, टी स्क्वायर जो है आपके पास 55, 163। तो गाइस आप भी इसको अपने कैलकुलेटर से एक दफ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है। और हम करते हैं बी को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास बी जो है का फार्मूला एन टाइम समीशन टी वाई, ठीक है, और उसके बाद माइनस समीशन टी समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन टाइम समीशन टी स्क्वायर माइनस समीशन टी का स्क्वायर। एन क्या है, 5, 163 माइनस 15, 50 डिवाइडेड बाय 5, 55 माइनस 15 का स्क्वायर। तो गाइस आप कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ आप पुट करें, ठीक है, और फिर जो वैल्यूज़ आपके पास आएगी वो 1.3। सो बी आपके पास आ गया 1.3। इसी तरह अगर आप ए फाइंड आउट करेंगे, ए आपके पास क्या है, समीशन वाई, यानी एक तरह से ये क्या है, इसको आप इस तरह से भी आप लोगों को याद होगा, वाई बीन माइनस बी टाइम
एक्स मीन। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह लिखेंगे तो एक्स की जगह हम लिखेंगे टी मीन। सो वाई मीन चाहे तो आप इसी फार्मूले में पुट कर दें। समीशन वाई जो है आपके पास है 50 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस बी आपके पास हो गया 1.3 और टी का जो मीन हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.1। इक्वेशन अब आपके पास रेडी है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। सो इक्वेशंस क्या हो गए आपके पास 6.1 प्लस 1.3 टी। तो कैसे आपके पास इक्वेशन आ गई जो उसके आपसे क्वेश्चंस के अंदर लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन इक्वेशंस आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया था। ठीक है। सो अगर आप और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आपसे वो क्या कह रहे हैं कि हाउ मच आर सेल इंक्रीज ईच ईयर, हर साल कितनी होगी। तो मैंने कहा कि जो भी आपके पास यानी आपके पास क्या होता है एक तरह से रेट ऑफ चेंज होता है, ग्रेडियंट होता है आपके पास। जो भी बी की वैल्यू है वो आपके पास क्या होता है रेट ऑफ चेंज, यानी आपको बता रहा होता है किस हिसाब से कोई भी चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, तो आप लिख सकते हैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देते हैं सेल्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, बाय 1.3 मिलियन। क्योंकि आपके पास जो डेटा गिवन है ये मिलियन फॉर्म ऑफ मिलियंस है पर ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब व्हाट इज़ द सेल फोरकास्ट फॉर 2016 2000 के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या फोरकास्ट कर सकते हैं। सॉरी 2013 है। 2013 के लिए मेरी कोडिंग जो थी टी के लिए 5 थी, तो इसका मतलब 2014 2015 फिर 2016। तो गाइस अगर मैं टी को कोड करूँ उसी हिसाब से जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है, तो 2013 के लिए मेरे पास 5 थी, तो 2014 के लिए 6, 15 के लिए 7 और 16 के लिए 8। सो टी मेरे पास हो जाएगा 8। ये तो पार्ट 2 का था आंसर। और पार्ट 3 के लिए टी मेरे पास 8 हो जाएगा। तो वाई 8 ये हो जाएगा 6.1 प्लस 1.38, यानी इस इक्वेशंस में आपने टी 8 पुट कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया है, और जो कि आंसर आया आपके पास 16.5। तो इसको आप वाई कैप भी कह सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास आंसर आ गया टी इज इक्वल्स टू 8। सो गाइस टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हमने बस यही चीज़ें करनी थी। ठीक है। तो आप जो हैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।